मैं देवेंद्र फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल सूरत, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट गुजराती, सेकंड लैंग्वेज, पोएम नंबर 7, जीवમાં જીવ આવ્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પોએમનું નામ છે જીવમાં જીવ આવ્યો। તેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે સોનેટ કાવ્ય અને તેના કવિ છે હરિકૃષ્ણ પાઠક, જેમનો જન્મ 5 ઓગસ્ટ 1938 થયો। તેમને કુમાર સુવર્ણચંદ્રક 1967 मतलब 1967 चंद्रशेखर ठक्कर पुरस्कार 1973 विवेचक पुरस्कार 1984 जयंत पाठक कविता पुरस्कार 1938 आम एमने आज साहित्य पीठे घणा बधा पुरस्कारों मेळव्या छे। एटलुं सरस एमणे लखेलुं छे। मित्रों, हरिकृष्ण रामचंद्र पाठकनुं वतन बोटाद छे। તેમણે સચિવાલયમાં અધિકારી તરીકે સેવાઓ આપી હતી। સૂરજ કદાચ ઉગે તેમનો પહેલો કાવ્ય સંગ્રહ છે। અડવા પચીસીમાં હાસ્ય કટાક્ષની કવિતા છે। કોઈનું કંઈ ખોવાય છે એ બાળ કાવ્યોનો સંગ્રહ છે। ગુલાબી આરસની લગ્ગી, કિશોર કથા અને મોર બંગલો તેમનો વાર્તા સંગ્રહ છે। નગર વસે છે તેમનું સંપાદન છે। તો મિત્રો, તેમણે સાહિત્યિક ક્ષેત્રે આ રીતના પોતાનું જે જીવન છે એ એકદમ ચમકતું કર્યું, ઉમલીટ કર્યું। કારણ કે એમને જુઓ, આપણે એમને કેટલા બધા પુરસ્કારો પ્રાપ્ત કર્યા છે, એના ઉપરથી જ આપણે કહી શકાય કે એમની જે પોએમ લખવાની જે રીત હતી એ ખૂબ સુંદર હતી અને લોકો સમજતા હતા। એના જ કારણે લોકોએ તેમને સ્વીકાર્યા અને આટલા બધા એમને એવોર્ડ્સ પ્રાપ્ત થયા। મિત્રો, કવિએ આમાં આપણને સમજાવ્યું છે કે ઉનાળાની આકળ વિકળ પછી વર્ષાનું આગમન થવાથી આખી સૃષ્ટિમાં જાણે કે નવજીવન આવી જાય છે। તે ભાવને કવિએ આ સોનેટમાં મદક્રાંતા છંદમાં પ્રગટ કર્યો છે। તે માટે રૂઢિપ્રયોગ યોજ્યો છે, જીવમાં જીવ આવ્યો। મિત્રો, આ જીવમાં જીવ આવ્યો એક રૂઢિપ્રયોગ પણ છે। બધું હતું પણ જીવ નહોતો। ધૂળની ડમરી, પંખીના માળાઓ, પર્ણો, રાફડાની કીડીઓ, તડકાનું રૂપ, વગડો, સીમ, માણસો, બધું એનું એ જ છે। પરંતુ ફોરા જર્યા અને બધું બદલાઈ ગયું। જીવમાં જીવ આવી ગયો। આખી સૃષ્ટિ જાણે સજીવન થઈ ગઈ। આ બદલાયેલી સૃષ્ટિના મધુર ચિત્રો કવિએ આલેખ્યા છે, જે માણવા ગમે એવા છે। આ કાવ્ય સાથે સ્વપ્નસ્થનું મેહુલા કાવ્ય મૂકવાથી બંને કાવ્ય વધુ ઊંડાણથી સમજી શકાશે। મિત્રો, અહીંયા આપણને કવિએ સમજાવ્યું છે કે ઉનાળાની આકળ વગર ગરમી હોય તો આપણને શું વધારે ગમે? પાણી। અને એ પાણીથી આપણે પોતાને ઠંડક મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ। તો આકળ વિકળ જે વર્ષા, मतलब यहाँ पर क्या समझाया मित्रों की जो समर की जो गर्मी होती है उससे आदमी परेशान हो जाता है, और जैसे परेशान होता है बट करे क्या, वो जो समर टाइम तो निकालना पड़ेगा, बट जैसे ही वो खत्म होता है और वर्षा का आगमन यानी बारिश आता है, तो उसी टाइम पे जितनी भी सृष्टि है पूरे यूनिवर्स में वो अपने आप को नवजीवन मिला ऐसा समझती है, क्योंकि उनको जीवन, नया जीवन मिलता है। और यही ऐसा कवि ने मदक्रांता मतलब छंद में हमको समझाने की कोशिश की है। यहाँ ऐसे रूढ़ि प्रयोग भी है कि भाई जीवમાં जीव આવ્યો। मित्रों, सपोज कोई चीज हमारी इधर उधर भटक गई है या हमारी चीज खो गई है, अचानक वो चीज हमारे सामने मिल जाती है, कोई रख देता है, तो हम ऐसे अधमरे थे और एकदम खुश हो जाते। मतलब जीवમાં जीव मतलब एकदम खुश होना, अभी ऐसा लगना कि अभी मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर सारी चीजें ऐसी बताई है कि भाई दूरनी डमरी उड़े छे, पंखीना माळाओ, ये जो डस्ट है वो पूरा आकाश में उड़ता है। ये जो पंखी अपने नेस्ट की बात करते हैं, पर्ण यानी कि जो लीव्स होते हैं पेड़ के, यानी राफड़ानी कीड़ियों, अलग अलग जो छोटी बड़ी चींटियां होती है उसका राफड़ा, राफड़ा यानी उसका
छोटा सा घर। बाद में तड़का નું रूप, तो तड़का भी उस तड़का मतलब जो लाइट है तड़को उसका भी रूप आता है। वगड़ो यानी सीम बोले, वन बोले, वगड़ो बोले, सब एक है। અને માણસો ये सब वैसा का वैसा था, परंतु फोरा झरिया, फोरा झरना मतलब थोड़ा सा बारिश, फोरा यानी उसकी बूंदे, जैसे ही बूंदे गिरी ये पूरा बदल गया, उसके जीव में जीव आया। ऐसी सारी सृष्टि में क्या क्या चेंजेस आते हैं बारिश के बाद, ये सारी चीजें कवि ने हमारे सामने रखी है। यहाँ पर उसका पहला अंतरा है, वंटोळ आती पवन डमरी થઈ હરીઠામ અંતે ઝીણા ફોરા ઝરમર झरिया जीवमा जीव આવ્યો। मतलब मित्रों यहाँ पर क्या समझाया है कि वंटोड़ यानी कि आप देख रहे हो कि पूरा साइक्लोन जैसा टाइम आ जाता है और इसकी जो पवन जोर से बहता है, साथ में डमरी का मतलब है डस्ट वगैरह जो उसके साथ उड़ती है, बट जैसे ही बारिश आ गई कि वो सारी चीजें रुक जाती है, जितना भी डस्ट है वो बारिश के साथ नीचे आ जाता है और बाकी की जो सृष्टि है उसको लगता है कि हम अभी थे बट नहीं थे जैसा था। बट जैसे ही बारिश आती है वो अपने आप को क्या लगता है, नया जीवन मिला है, नई आशा मिली है और अच्छी तरह जी सकेंगे। तो मित्रों यहाँ पर ऐसे ही समझाया गया है कि पवन ये सब बहुत उड़ता है, बारिश आने के बाद ये सारी चीजें शांत हो जाती है और पूरी सृष्टि के अंदर चाहे वो मानव हो, चाहे या वनस्पति हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे पशु हो, वो सारे अपने आप को लगता है कि हमारे जीव में जीव आ गया। ऐसा कवि ने यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की है। कवि ने आगे समझाया है, हाफी हाफी व्यतीत सगड़ा नीड जुलिया हवामा आछा हेले परण पर्णे उजड़ो रंग काढ़्यो ताता तापे खदबदी रह्यो राफड़ो साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर बीना झीणी लंगार लईने। मित्रों यहाँ पर कवि हमें ये समझाते हैं फर्स्ट लाइन में, हाफी हाफी, हाफना मतलब जोर जोर से सांस लेना यानी थकान महसूस होना। मित्रों हम कभी कोई बिल्डिंग पर चढ़ते हो, कंटिन्यू 3-4 माला ऐसे चढ़ जाते हैं, 3-4 स्टोरीज, वहां जाके हम लोग एकदम हमारी सांस चलने लगती है, या फिर ग्राउंड के अंदर 3-4 चक्कर लगाने के बाद जब हम खड़े रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाफना, मतलब हमारा श्वास एकदम फास्ट चलता है, तो वहां पर हम थके हुए हैं ऐसा। तो यहाँ कवि ने क्या समझाया है कि हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नीड झूलिया हवामा, नीड यानी उसका नेस्ट, गुजराती में उसको माड़ा बोलते हैं। तो पक्षी का जो माला है, पक्षी का जो नीड है, पक्षी का जो नीड बोले तो माला, और उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नेस्ट। तो हवा के अंदर वो झूल रहा है, इतनी हवा में झूल रहा है और बारिश आने के बाद उसको अच्छा लगता है, उसके जो पक्षी को अच्छा लगता है, और ये सब चीजें बारिश के बाद की ही है। आछा हेले परण पड़ने उजड़ो रंग काढ़्यो। मित्रों आप देखोगे कि कहीं भी देखो बारिश होती है और वहीं पर पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर जो पत्ते हैं ना वो एकदम ग्रीन हो जाते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि 6-8 महीने पहले बारिश हुआ था, इसके बाद वापस बारिश आती है तो वहां पर वो जो पेड़ वगैरह होता है उसको कौन पानी डालने जाता है, तो जब बारिश आती है ना तभी पानी आता है, और पानी गिरने के बाद उसके जो आछा हेल है मतलब छोटा छोटा उसके ऊपर बूंद गिरता है, परण पड़ने मतलब परण अपने हिसाब से नहीं, मतलब पानी गिरता है, पानी के हिसाब से उसका जो रंग है वो निखर जाता है, एकदम ग्रीनरी में ग्रीन दिखाई देता है। आगे कहते हैं, ताता तापे खद खदी खद खदी रहियो राफड़ो साव धीरे। ताता तापे यानी इतना धूप था, धूप के कारण इनसाइड में छोटे मोटे जो कीड़े रहते हैं वो एकदम क्या है, गर्मी के कारण अंदर खटपटते हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही बारिश होती है सब बाहर आ जाते हैं और धीरे चाल्यो थड पर बिना झीणी लंगर लेना, मतलब वो लंगर का मतलब है लाइन। देखो उनकी डिसिप्लिन, जैसे ही पानी गिरता है तो उनको ठंडक मिलती है, ठंडक मिलते ही वो क्या करते हैं, वो जो पेड़ है ना उसके ऊपर धीरे धीरे लाइन से ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो कवि ने हमें बारिश के बाद सभी के ऊपर क्या असर होती है
ये सारी चीजें हमें यहाँ समझाई है। आगे कवि कहते हैं, सोने रूपे जड़ित तड़को क्यांक आछो ढळियो ने, फूटू फूटू फर फर थतु रूप खिल्यू धरानु, टहोकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या, गाणे गाणे हड़क उगल्यो घुघव्यापुर वागा। मतलब मित्रों, यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सोने रूपे जड़ित, सोने यानी गोल्ड के रूप में हमें जो धूप मिली थी वो कहीं थोड़ी है, कहीं ज्यादा है। बारिश आते ही वो क्या है, वो थोड़ा गोल्डन टाइप हो जाता है, कहीं ज्यादा गिरता है, कभी कम गिरता है। आगे बोलते हैं, फूटू फूटू फरफर थतु रूप खिलू, जैसे ही बारिश हो गई आप देखोगे, आप खुद बोने नहीं जाओगे, बट वहां पर भी कहीं ना कहीं लॉन मतलब घास उग जाएगा, छोटी मोटी जो पत्तियां पेड़ पत्तियां है वो अपने आप वहां पर खिल जाएगी, ना कोई पानी डालने आता है। लेकिन बारिश का जो पानी है वो हर जगह को प्रभावित करता है। जैसे बारिश गिरती है आप नहीं देखो कि खाली जो जमीन पड़ी ना वहां पर अपने आप एकदम ग्रीनरी छा जाती है। तो यही कुदरत का कमाल है। हम पानी डाल डाल के थक जाएंगे ना, बट वहां पर ग्रीनरी नहीं हो पाएगी। बट ये फूटू फूटू फर फर मतलब उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अभी मैं फूट जाऊं, इतना अच्छा वो जो धरती का रूप है वो हमें दिखाई देता है। धरा मतलब धरती, मतलब खिलना मतलब उसका रूप दिखना। जैसे अच्छा मेकअप करके हम अपने आप को क्या एकदम खिले उठे रखते हैं ना, कोई फूल है वो खिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे धरती भी अपने सोड़े श्रृंगार में खिली हुई है। टहों की उठियो तरत वगड़ो सीम सोने गई थी, मतलब जैसे ही बारिश धीरे 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 करके आने लगी तो वहां पर टोंकी उठियो तरत वगड़ो, वगड़ो यानी वन। अब सोचो जंगल के अंदर अगर बारिश होती है तो उसका जो नजारा है बिल्कुल अलग रहता है। सारे जो पेड़ पत्ते हैं वो सारे धुल जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह हो जाता है। और सीम सोने के मतलब अभी सीम मतलब गांव के बाद जो जगह रहती है उसको सीम बोलते हैं। वहां पर ढोर ढाकर जो फार्मर्स वगैरह अपने ऐसे छोड़ देते हैं तो वहां पर काव से बफेलोज और जो लॉन्स वगैरह उसको खाते हैं। तो यहाँ पर सीम बगड़ो यानी कि बाकी हुई जंगल है, बाकी की जगह है वो भी एकदम एकदम खुश खुशहाल है ना, ऐसा हमें महसूस होता है। गाने गाने हरख उगल्यो घुघव्या पूरा गा। मित्रों यहाँ पर समझाया है कि गाने गाने यानी कि जो वहां पर पानी चल रहा है वो पानी जैसे कोई म्यूजिक बज रहा है, ऐसा उसका आवाज आती है। और घुघो, घुघोना मतलब आवाज आना, और गाने गाने हरख वो एक एक आवाज आती है जैसे वो कुछ गाना गा रहे, इतने खुश है। तो ये बारिश आने के बाद कितना सारा चेंज होता है, कितना सारा सबको सुकून मिलता है, ये सारी चीजें कवि ने हमारे ये सेकंड अंतरे में। मित्रों कवि आगे क्या कहते हैं, क्यांथी मोरिया स्मरण नमणा भांभरिया दूध क्यांथी आव्या मनभर मरिया लोक काची घड़ी में आगे ओरे अड़के पड़के एनु ए सौ छताए फोरा ज्या बे झरमर जरिया जीव में जीव आव्यो। मतलब कवि यहाँ क्या कहते हैं कि भाई क्या थी मोहरा स्मरण नमणा, मतलब वो भांभरिया, भांभरना मतलब जो काउस बफेलो जो एनिमल्स होते हैं ना उसकी आवाज वो एकदम खुश खुशहाल हो जाते हैं, वो दौड़ने लगते हैं। हाँ कितना हरा भरा घास है। दोस्तों हमें भी कोई अच्छा खाना मिलता है तो खाना देख के हम भी दौड़ने पड़ते हैं। अगर मम्मी ने बोला खाना बनाया है उनके मन का उसके स्वाद का, तो दौड़ते ही चलाएगा और बहुत खुश हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर ऐसे ही एक परिस्थिति है कि जो काव से एनिमल से जो बफेलोज है वो सारे एनिमल्स क्या देखते हैं, अच्छा अच्छा हरा भरा घास है या कुछ खाने को पड़ा है तो तुरंत ही दौड़ के वहां चले जाएंगे। इसलिए बोला है भांभरिया दूध क्या थी अभिया मनभर मड़िया लोग काची घड़ी में। मतलब पहले तो इधर उधर घूम रहे थे, सब धीरे धीरे पास आ रहे हैं, एक दूसरे को नहीं मिल रहे थे। आगे और अड़खे पड़खे एनु ए सौ छता है, मतलब दूर था नजदीक था, अड़खे पड़खे मतलब लेफ्ट में रहना, दूसरी साइड में रहना, ये सब होने के बावजूद जैसे ही आगे क्या कहा गया है, फोरा ज्याबे जरमर जरिया जीव मा जीव आव्यो। सभी लोग ऐसे मतलब जो सृष्टि के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या बारिश हुई कि सबके
मन एकदम खुशखुशाल होने लगते हैं। फार्मर से लेके सिटी में रहने वाले सारे लोग। तो यहाँ पर कवि ने कि जीवमा जीव आव्यो का मतलब है कि एक हमें सांत्वना मिलना। हंस हमारा कुछ काम बाकी है, काम अगर होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, आंतरिक हमारी खुशी रहती है। तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ बताया है कि ये सारी चीजें बारिश आने के बाद अगर होती है तो सबको लगता है अभी हमारे जी में जी आया है, मतलब जीव में जीव આવ્યો છે। हमारा पोयम खत्म होते ही अभी यहाँ पर है समानार्थी शब्दों यानी कि मीनिंग्स। व्यथित, दुखी, पीड़ित, तड़को, आतप, ताप, काची घड़ी, तरत हरक, आनंद उल्लास, नीड यानी कि नैस, पक्षी नो माड़ो, आश्रय, आश्रय बोले तो जहाँ हमें रेस्ट मिलता है, आश्रय मिलता है वो, राफड़ो, कीड़ी, उदय वगैरह नु दर, मैंने बोला ना दर यानी उसका घर, वो अंदर ही रहते हैं। धरा यानी धरती, स्मरण यानी याद करवू ए या तो फिर स्मृति, स्मृति भी याद करना है। दूध यानी दुग्ध और पय को दूध का दो नाम है, दूध यानी दुग्ध भी बोल सकते हैं, पय भी बोल सकते हैं। मित्रों ये सारा जो मीनिंग्स है ना आपकी नोटबुक में लिखना है। आगे हम देखेंगे नीचेना विकल्पों पसंद करी खर्रानी निशानी करो। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो आपको लगता है जो सही है उसके सामने आपको राइट करना है। उसके बाद प्रश्नना एक वाक्य में उत्तर लखो। तो ये वन सेंटेंस है जो अब ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में आपको लिखनी है। एक्सरसाइज में आगे और लास्ट में है कि नीचेना बे त्रण वाक्य में उत्तर लखो, मतलब 2-3 सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। उसमें 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन 4 है प्रश्नोना सविस्तर उत्तर लखो, यानी ये आपको ब्रीफली आंसर लिखना है। जीवમાં જીવ આવ્યો शीर्षक અને प्रथम वरसाद पछीनी नवचेतना એ તમારા શબ્દોમાં વર્ણો। मतलब मित्रों मैंने आपको जो पोएम समझाई वैसे ही अपने आपके शब्दों में मतलब रिलेटेड दिस पोएम अपने मन से लिखना है। डोंट वरी, वो लिख सकते हो, बट ये पोएम के जरिए आप क्या लिख सकते हो कि जब पहली बारिश होती है तो उसके बाद में कौन सा नवचेतना यानी कौन से जीव में जीव आवे, जैसे उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सारी चीजें आपने आंखों से देखी होगी हो, आपने अनुभव किया हो, वैसा आप इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीव में जीव આવ્યો पोएम। ओके, थैंक यू।